देखिए, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को बाय करने का डिसीजन लेने वाले हैं तो सबसे पहले आप चेक करिए प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। देखिए, हिडन चार्जेस मेरा मानना ये है कि दैट टाइम इज गॉन अवे। ठीक है, जब डेवलपर्स और बिल्डर्स को लेकर ये थॉट प्रोसेस हुआ करता था कि हिडन चार्जेस लेते हैं, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, लैंड इज लीगेसी। और लैंड की जो फुल फॉर्म होती है, लैंड ऑलवेज अप्रिशिएट नेवर डिप्रिशिएट। लैंड खरीदने से पहले ना मार्केट क्या बोलती है, ये सेकेंडरी फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर है कि आपके पूर्वज क्या बोलते थे, कि दादा खरीदे और पोता यूज किया। कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो ना, तो सबसे पहले आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। कॉमन मिस्टेक में मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार हम किसी चीज को लेकर ना बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। देखिए, रीसेल, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करने जाएं, सबसे पहले तो जो आपके सामने कस्टमर है, सबसे पहले आप उसके पेपर देखें। योर सैलरी वर्क्स एज अ स्मॉल पॉइजन, ना आपको जीने देगी, ठीक है ना, इट इज डैम श्योर कि आपको मरने तो बिल्कुल भी नहीं देगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द संगम टॉकीज, एक वीडियो पॉडकास्ट जहां हम रियल स्टोरीज और रियल कन्वर्सेशंस के जरिए आपको देते हैं रियल इम्पैक्ट। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अपने हार्ड वर्क और विजन से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपना ट्रस्टेड नाम बना लिया है। मिस्टर दीपक मदान, फाउंडर ऑफ द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना एक प्रोफेशनल डिसीजन तो है ही, लेकिन आज हम सिर्फ बिजनेस और प्रॉपर्टी की बातें ही नहीं करेंगे, बल्कि जानेंगे दीपक जी की पर्सनल जर्नी, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस और वो चैलेंजेस जिन्होंने इन्हें आज यहां तक पहुंचाया। यकीन मानिए, ये एपिसोड सिर्फ घर खरीदने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि हर ड्रीमर और अचीवर के लिए बेहद खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास सफर। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दीपक सर आपका हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर प्रोवाइडिंग सच वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही लेना चाहूंगी कि आपने रियल एस्टेट में आने का डिसीजन कब और क्यों लिया, मतलब कोई टर्निंग पॉइंट? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम दीपक मदान, जैसा आप बता ही चुकी हैं, और बाय एजुकेशन मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो मैंने दिल्ली से की है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन अ लॉन्ग ईयर्स मीन्स लगभग आप लेके चलो 15 साल मैंने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को दी हैं। तो व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर आई वाज इन वृंदावन। आफ्टर दैट आई शिफ्ट फ्रॉम वृंदावन टू फरीदाबाद एंड देन फरीदाबाद टू गुड़गांव, बिकॉज क्योंकि गुड़गांव में बहुत वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं रादर देन आपका फरीदाबाद और वृंदावन। तो इतनी ही जर्नी कॉर्पोरेट को देने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ आई, ठीक है, उसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। जब आपका डेजिग्नेशन, जब आपका वर्क प्रोफाइल आपके डेजिग्नेशन और आपके एक्सपीरियंस से मैच ना करे ना, तो आपके दिल में एक खलबली मचती है, ठीक है ना, कि ये काम तो मैं आज से 10 साल पहले किया करता था, या 15 साल पहले करता था, या 5 साल पहले भी करता था। ठीक है, तो एक अपने आप से जब आप एक सवाल पूछेंगे ना, व्हेन यू आस्क योरसेल्फ कि व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, द थिंग यू आर डूइंग, इज दिस सिमिलर टू योर डेजिग्नेशन और योर एक्सपीरियंस? इफ़ योर आंसर कम्स नो ना, तो एक चैलेंज अपने आप ही आता है कि यस, नाउ द पॉइंट हैज़ कम, नाउ दिस इज द टर्निंग पॉइंट where you have to start your own working, you have to put your best now for yourself only. So that was the moment जब मेरे को लगा कि नहीं, अब मेरे को चीज़ें अपने लिए करनी चाहिए, तो वो फिर मैंने की और उसका मैंने स्टार्टअप किया। एंड आज उसको 1.5 साल हो चुका है लगभग। लास्ट इन द ईयर 2024 इन द मंथ ऑफ जून, 9th of June, I started my own venture by the name of the Stately Prop Solutions. सर, जब आपने शुरुआत की थी उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और आपने उसे कैसे ओवरकम किया, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बड़ा प्रैक्टिकल बोलूँगा कि सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि बिकॉज क्योंकि 15 साल कॉर्पोरेट को दिए थे। सो कॉर्पोरेट में क्या होता है, आप एक चीज़ लेके चलिए, यू आर गेटिंग अ फिक्स सैलरी, ठीक है ना। इफ़ यू आर कंप्लीटिंग योर 1 month, जिसमें आपका सैटरडे संडे माइनस कर दो, एक आधा कोई फेस्टिवल की छुट्टी आ जाती है, एक आधा आप एक्सक्यूज़ दे दो कि माई हेल्थ इज़ नॉट गुड, आई एम नॉट कमिंग टू द ऑफिस, तो अल्टीमेटली 20-22 दिन के जब आपको एक ठीक ठाक लिमिटेड सैलरी मिलती है ना, तो उसको छोड़ा नहीं जाता आसानी से। या तो आप उसको बहुत जल्दी डिसीजन ले लीजिए, आपने 2 साल नौकरी की, 3 साल की, 4 साल की, आप ले लो। लेकिन जब आप एक बहुत लंबी जॉब कर लेते हो, तो आपके लिए ना थोड़ा सा एक्चुअली क्या, योर सैलरी वर्क्स एज अ स्मॉल पॉइजन।
ना आपको जीने देगी, ठीक है ना। इट इज़ डैम श्योर कि आपको मरने तो बिल्कुल भी नहीं देगी, लेकिन एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल भी नहीं देती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि पीपल आर आस्किंग कि नहीं यार, फैमिली है, सब कुछ है, बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है, और आज की डेट में एक ठीक ठाक फैमिली को रन करने के लिए आपको एक हैंडसम अमाउंट चाहिए होता है, एंड दैट हम अमाउंट, हैंडसम अमाउंट आई वॉज गेटिंग। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं दीपक जी एक बार सोच लो। मैंने कहा नहीं, अब सोचा जा चुका है, ठीक है ना। तो बस एक वही चैलेंज मेरे को लगा कि एक उस पैटर्न को एक बार छोड़ना है, एंड बिलीव मी इट इज़ 100% फैक्ट कि जब मैंने उस पैटर्न को छोड़ा तो मेरे को एक ही चीज़ समझ आई कि नहीं, इट इज़ अ गुड डिसीजन। टुडे वेयर आई एम स्टैंडिंग, I am putting my best to best for myself, and yes, of course, I will get the amount higher what I was getting in the previous. So that was my decision, और मुझे ऐसे लगा कि मेरे को कोई खास चैलेंज नहीं है। और देखिए मेरी लाइफ में एक चीज़ है, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि चैलेंज नाम की कोई चीज़ नहीं है। एवरीथिंग इज पजल, एवरीथिंग इज सॉल्यूशन। Puzzle means you have to solve what the challenge, what the task is coming in front of you, ठीक है ना। इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू हैंडल विद, आप लेके चलो कि आप उसे क्लैरिटी के साथ जब क्लियर कर लेते हो तो आपको लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं था वो, इट वाज अ प्लेन डिसीजन। आपने उसको हैप्पीली एक्सेप्ट किया, आपने उसको किया, एंड टुडे नाउ यू आर हैप्पी। सो सर, हु इंस्पायर्ड यू द मोस्ट? मतलब पहले आपने कॉर्पोरेट में थे, देन इस फील्ड में आना, कौन सी ऐसी इंस्पिरेशन थी? देखिए फैमिली इंस्पिरेशन तो सबसे पहले रहता ही है, ठीक है। मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है, एंड इवन मेरे पेरेंट्स कभी उन्होंने मेरे डिसीजन पे शक नहीं किया कि हमारा बेटा जो भी डिसीजन ले रहा है वो अच्छा ही ले रहा होगा। बट ठीक है, अगर मैं कॉर्पोरेट में रहा हूँ तो देखो, दिस इज़ अ जर्नी वेयर यू आर मीटिंग विद नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना। बहुत सारे लीडर टाइप के लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं। बट एक इंस्पिरेशन आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे को किसने मोटिवेट किया। तो मेरी जो लास्ट कंपनी थी एमवीएन, दे आर इनटू इन एजुकेशन एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। मल्टीपल सिटीज़ में उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं एंड यूनिक प्रोजेक्ट हैं। तो उनके जो प्रिंसिपल फाउंडर हैं, ठीक है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, रिस्पेक्टेड श्री गोपाल शर्मा सर। तो मैं जितने भी टाइम रहा वहाँ पे रहा हूँ, मैं उनसे एक चीज़ काफ़ी लोगों से ये सुनता था कि वो बच्चों को ना स्टोरी सुना के जो है ना कनेक्ट किया करते थे। एंड बिलीव मी मैम, आज की डेट में मतलब उनको 20 साल तो वैसे ही हो चुके हैं, ठीक है, और हर बच्चे के दिल में वो रहते हैं। और उनका जो ये स्टोरी वाला मॉडल है, ये काफ़ी लोग उनको याद करते हैं स्टोरी से कह के, और उन्हीं से प्रभावित होकर मैंने भी ये स्टोरी कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। एंड इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर मी दैट पीपल आर लाइकिंग इट, द पीपल दे आर इन कनेक्ट विद मी, दे आर प्रेजिंग मी कि येस ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल project that you are bringing for your end users, for your investors, for the home seekers they are looking property in the nearby areas. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टोरी कॉन्सेप्ट मेरा जो है, मतलब इट इज़ माई ड्रीम प्रोडक्ट। सर, आपने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कभी फेलियर का सामना करना पड़ा है और उससे क्या आपको सीखने के लिए मिला? देखिए अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूँ तो शुरुआती दौर में बहुत सारे चैलेंज आते हैं व्हेन यू स्टार्ट योर करियर। तो वो तो चलो ठीक है, आपकी शुरुआत है। बट व्हेन यू आर पासिंग मंथ आफ्टर मंथ और ईयर आफ्टर ईयर ना, तो मैंने एक चीज़ देखी है, इफ़ यू आर कंसिस्टेंटली पुटिंग योर एफर्ट्स रेगुलर विदाउट फेल एंड विदाउट आप लेके चले कि मतलब कि मेरे को रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, एट व्हाट टाइम आई विल बी एबल टू गेट द रिजल्ट, बिना ये सोचे ना आप अपने एफर्ट डाले जाएं डाले जाएं डाले जाएं। यू हैव टू पुट योर बेस्ट first time, you have to put your best second, then again and again, तो रिजल्ट विल डेफिनेटली कम टू यू। वो कहते हैं ना कि एक जो फार्मर होता है, ठीक है, वो फसल बोना उसका टाइम है, मतलब उसका काम है, ठीक है, बट जो फल हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो सीजन में ही आते हैं, ठीक है ना। उसका काम है फसल को उगाना, उनको नर्चर करना, पानी देना, खेत की केयर करना, बट वो जो फल हैं वो अपने टाइम पे ही आते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट बेस्ट यू आर पुटिंग, how much you are keeping your patience, you are showing your patience and are waiting for the result, and definitely best will come to you if your intention is good, if you have put it 100% your attempt to the task, तो रिजल्ट आपके पास आना ही आना है। सो सर, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर,
आपको सबसे बड़ी सेक्रीफाइस कौन सी करनी पड़ी है? इट इज़ अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए सेक्रीफाइस मैंने एक जगह पे पढ़ा था एंड मेरा स्टेट ऑफ माइंड पहले से ही क्लियर था कि मेरे को बहुत सारी चीज़ों में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखिए इफ़ यू आर टेकिंग द चार्ज ऑफ द हॉट चेयर लाइक एंटरप्रेन्योर चेयर, तो सबसे पहले ना आपको अपनी स्लीप त्याग करनी पड़ेगी। यस ऑफ कोर्स। क्योंकि होता क्या है, देखिए अगर आप ये सोचें कि भाई 8-10 घंटे में काम करूँ इन इन द इनिशियल ईयर्स, इन द बिगनिंग ईयर्स, यू हैव टू पुट बेस्ट टू बेस्ट टाइम, एनर्जी, फोकस, योर ड्रीम पैरामीटर, बहुत सारी चीज़ों को आपको ना कंबाइंड होके चलना है। तो आपको सबसे पहले अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करना होगा। देन आपको थोड़ा सा हो सकता है अपनी फ्रेंडशिप को भी सेक्रीफाइस करना पड़े। द टाइम यू वर स्पेंडिंग अर्लियर, ठीक है, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर रहे थे, आप उसका सेक्रीफाइस करिए। ठीक है, आपको हो सकता है थोड़े से अपनी शौक भी मारने पड़े। ठीक है, बिकॉज क्योंकि अब आप एक यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल रादर देन हाउ मच रिस्पॉन्सिबल यू वर अर्लियर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये सिखाती है कि बहुत सारे आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। आपको नींद छोड़नी है, आपको फ्रेंडशिप छोड़नी है। आपको कभी भी ऐसा लगता है कि नहीं मेरा टाइम कहीं वेस्ट हो रहा है, यू हैव टू एनालाइसिस विद योर सेल्फ इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। नो, इमीजिएट करेक्ट योर सेल्फ एंड यू हैव टू पुट योर टास्क इन अनदर वे, ताकि उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं ना। बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी ईजी, ठीक है ना, कि यू आर टेकिंग द डिसीजन ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप, बट पीपल आर लुकिंग टू यू, लुकिंग एट यू, कि हाउ मच यू आर टेकिंग योर टाइम टू ग्रूम योर सेल्फ। तो उनको भी एक जो है ना वो चैलेंज होता है जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं और आपको करके भी दिखाना होता है। ठीक है ना, एंड दिस इज़ योर, मैं तो बोलूँगा दिस इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा मैं, एक वक्त ही होता है जब आपसे लोग ये पूछते हैं आपकी खैरियत कैसी है। ठीक है ना, जी। क्योंकि एक वक्त के बाद लोग हैसियत पूछना शुरू कर देते हैं। बिकॉज क्योंकि लोगों की कैलकुलेशन होती है कि आपको रिस्पेक्ट कितनी देनी है। इफ़ पीपल आर आस्किंग कि व्हाट इज़ योर डेजिग्नेशन, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके डेजिग्नेशन में। एक्चुअली वो अपना मेजरमेंट कर रहा है कि उसको आपको रिस्पेक्ट देनी कितनी है। सो सेक्रीफाइस तो देखो आपको करना पड़ता है, स्लीप का भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं मैम, मतलब है इन इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर्स बिना त्याग के कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि श्री राम को भी राम बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ा था। ठीक है ना, ऑल्दो सिर्फ अपने फादर की एक उन्होंने बात फॉलो की थी, बट बहुत सारे त्याग भी हैं उन्होंने। जी। ठीक है, तब जाके वो राम से श्री राम बने थे। सॉरी मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया, वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने थे। तो अगर हमें भी अपने नाम के आगे इस तरीके से अगर लगाना है तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। यू सर, हैव टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द लॉट ऑफ सेक्रीफाइस। सर जैसे आपने बताया कि सेक्रीफाइस करना होता है नींद का, फ्रेंडशिप का, तो स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता होगा फ्रेंडशिप को छोड़ना, मतलब करियर में आगे बढ़ने के लिए। इवन आप क्लाइंट से भी मिलते होंगे, तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में आप कौन सी ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं? देखिए स्ट्रेस लेवल की तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, स्ट्रेस मुझे तो ऐसा लगता है नहीं बढ़ता। इट इज़ अनवांटेड स्ट्रेस दैट यू आर टेकिंग, कि एक फियर है कि मेरे को लास्ट मंथ फिक्स आ रहा था बट इस बार मेरे को फिक्स नहीं आना। यू हैव टू डिग द वॉल एंड हैव टू ड्रिंक द वाटर। बट ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये मैनेजेबल होता है। बिकॉज नंबर ऑफ पीपल जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आप जिनसे मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ क्रिएटिव लोग भी आते हैं, कुछ मोर क्रिएटिव भी होते हैं, कुछ अंडर क्रिएटिव भी हैं। तो हर व्यक्ति जब आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है ना, एंड in the whole world everyone would love to share the wow experience। कोई भी अपना वर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता है, एंड अगर कोई करता भी है तो उसको सुनना पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो स्ट्रेस लेवल मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज क्योंकि क्रिएटिविटी क्या है, लोगों के मिलने से आती है। इफ़ यू आर मीटिंग विद द नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा लोगों से मिलने का मतलब है कि यू आर बिकमिंग मोर क्रिएटिव, मोर आइडियाज़ कमिंग टू यू। ठीक है, मोर आपके पास बहुत सी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है। ऑल दो चलो फिर भी अगर एक कॉमन मैसेज मेरा आता है तो आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ को टाइम दीजिए। आप मॉर्निंग में आप कनेक्ट होइए लैंड से। ठीक है, मॉर्निंग में कनेक्ट होइए आप नए लोगों से। मॉर्निंग में कनेक्ट होइए आप उगते हुए सूरज से। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाफिंग एक्सरसाइज है, तो वो स्ट्रेस लेवल कम करने का एक मतलब इट्स अ आर्ट ऑफ लिविंग। तो दीपक जी, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई एक पर्सन या कोई एक ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो जिसने हमेशा आपको मोटिवेट किया हो, इंस्पायर किया हो? देखिए मेरी लाइफ में जितने भी लोग रहे हैं ना,
मतलब सभी ने कहीं ना कहीं मोटिवेट ही किया है मेरे को। ऐसा डीमोटिवेशन देखो मेरे को एक्चुअली क्या, इट डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट यू आर एक्सेप्टिंग और व्हाट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग। ठीक है ना, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को आपकी कोई बात नहीं अच्छी लग रही, इट इज़ अप टू मी रादर देन मैं आपसे नाराज़ हो जाऊं। ये मेरे ऊपर है कि मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो फिर मैं मेरा मूड चेंज हो गया, बट मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। The good things are coming from your side to me, only the option is कि आई एम एक्सेप्टिंग ओनली गुड थिंग्स। बट अगर मेरे को कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही तो ठीक है, मैंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो मतलब वो क्या, और दूसरा ये भी होता है कि मैंने एक कोट सुना था, एक विवेकानंद जी का कोट था कि टेल मी योर 5 पीपल अराउंड यू, टेल मी द नेम ऑफ एंड स्टेटस ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, मैं आपको बता दूंगा आपका स्टेटस क्या है। सो द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर ना, सिमिलर काइंड ऑफ पीपल यू आर लुकिंग अराउंड यू। तो जैसे आप होते हैं आपको वैसे ही लोग बोलते हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों से बात करें ना, लोग भी आपसे वैसे ही बात करेंगे। कई बार क्या होता है, अगर लोगों को आपको ये पता है कि आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव है, किसी को नेगेटिव बात भी करनी है तो वो आपसे नहीं करेंगे, बिकॉज क्योंकि उन्हें पता है ये इंसान पॉजिटिव है। तो बहुत कम लोग ही रहे हैं, मेरे को तो हर किसी ने मोटिवेट है कि हाँ कॉर्पोरेट में ज़रूर रहा हूँ, तो देखो वो थोड़ा सा लेग पुलिंग होती है, ठीक है ना। इफ़ यू आर मोर क्वालिटी ओरिएंटेड, इफ़ यू आर मोर क्रिएटिव, देन वो इंडस्ट्री में होता है ना, दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो टांग खींचने वाले और एक कंपनी में जो रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। दे डोंट वांट टू सी यू एट द टॉप, बिकॉज क्योंकि वो एक अच्छे फॉलोअर होते हैं। व्हाट द बॉस इज आस्किंग दे आर ओबेइंग द ऑर्डर्स, व्हाट द ऑर्डर इज कमिंग एट द टॉप लेवल। जी 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 जी, मतलब दे आर नॉट मोर क्रिएटिव। वो कभी मैनेजमेंट को ही नहीं बोलते कि भाई ये क्रिएटिव करने से ये होगा, हमारी कंपनी में ये चेंज आएगा, हमें ये करना चाहिए, मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, नहीं। तो वो करते नहीं है। और दूसरा, अगर बाहर से कोई क्रिएटिव आता है तो वो उसको रुकने देते नहीं है। तो ये भी आप एक लगा सकते हो कि कॉर्पोरेट में एक ये भी रहता है कि लॉट ऑफ पीपल दे हैव अ हैबिट टू पुल द लेग एवरी टाइम, एवरी सिंगल मिनट। सर, अगर आपको अपनी लाइफ की 3 सबसे बड़ी लर्निंग बतानी हो आज के यूथ को, आज के युवा को, तो वो क्या होंगे? देखिए, 3 लर्निंग में मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, ऑल दो मेरा ट्रेड रियल एस्टेट का है, बट मैं फिर भी हर उस इंसान को जो अपना करियर अच्छा बनाना चाह रहा है, आप फोकस करिए 3 चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट इज, आप जिस भी कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है। ठीक है, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I think you should have to realize that you are into in safe hands. Ultimately, you are giving your 8 to 10 hours to the company. आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ मेरा जीवन सुरक्षित है। ठीक है, एक तो फर्स्ट आप चेक करें प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। सेकंड, यू हैव टू चेक द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। वो प्रोडक्ट क्या है, यू आर पिचिंग द प्रोडक्ट, इट इज़ गुड फॉर यू और फॉर योर कस्टमर्स। अगर आप देखिए, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जिस प्रोडक्ट को आप ले सकते हो ना कॉन्फिडेंटली, वही प्रोडक्ट आप मार्केट में चैलेंज के साथ विथ कॉन्फिडेंस आप अप्रोच कर सकते हो। अदरवाइज इट विल बी ए कोड सेलिंग कि आपने खाली बस उसे बेच दिया। बट अगर आप जो चीज़ खुद ले सकते हो ना, वो बड़ी आसानी से आप दूसरे को अप्रोच भी कर सकते हो और बिना ज़्यादा एफर्ट्स के आप उसको रिकमेंड भी कर सकते हो। और तीसरा है, उस कंपनी का प्लान देखें। ठीक है, बिकॉज क्योंकि मार्केट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, देयर आर मैनी सो मैनी प्लान्स आर वर्किंग इन द मार्केट। ठीक है, क्या कंपनी का जो प्लान है वो आपके हिसाब से और कस्टमर के हिसाब से वो पॉकेट फ्रेंडली है। ठीक है, क्या कस्टमर उसे अच्छे से मैनेज कर पाएगा। तो ये 3 चीज़ें देखें। और इसके साथ एक चीज़ मैं और बोलूँगा, लेकिन उसको मैं 3 रिपिटेंस में बोलूँगा। इन 3 चीज़ों के बावजूद भी आप एक चीज़ और देखें, क्या आपका प्रयास, is your efforts continuous, कंसिस्टेंसी में है या नहीं। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा, फर्स्ट कंसिस्टेंसी, सेकंड कंसिस्टेंसी एंड थर्ड कंसिस्टेंसी। वो कहते हैं ना, सेल्स का एक नियम होता है, क्या नियम होता है, फॉलो फॉलो एंड फॉलो। आप फॉलोअप करते रहिए, ठीक है ना, तो रिजल्ट डेफिनेटली विल कम टू यू इन योर बास्केट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड चॉइस। जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ आपको मिलेगी। तो सेल्स में भी यही है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें, इन 3 चीज़ों को देखते हुए कि प्रोफाइल क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, वो प्लान क्या है। सो सर, अभी आपने स्टोरी टेलिंग को लेकर एक कॉन्सेप्ट रखा था, तो मैं जानना चाहूंगी कि स्टोरी का रियल स्टेट में क्या मतलब है? देखिए, आपने वो क्वेश्चन पूछा है जो मेरे दिल के बहुत अजीज़ है, एंड पीपल आर लाइकिंग दिस कॉन्सेप्ट।
देखिए क्योंकि हम ना घर की बातें करते हैं, ठीक है? तो अगर आपने कुछ आज से 2 डिकेड पहले एक सीरियल देखा होगा, कहानी घर-घर की। जी। सो व्हाट डज़ इट मीन? इफ देयर इज़ अ स्टोरी, देयर इज़ होम, ठीक है? इफ देयर इज़ होम, देयर इज़ अ स्टोरी। एक कहानी होती है, ठीक है ना? और आप बिलीव मी, लोग जो है ना, लोग हमेशा कॉन्सेप्ट स्टोरी खरीदना पसंद करते हैं। दे आर नॉट बाइंग होम। वो घर नहीं खरीदते, वो कहानी खरीदना पसंद करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। टाटा इज़ अ ब्रांड, टाटा सॉल्ट इज़ नमक। यस। आप उसकी स्टोरी यानी कि उसका टैगलाइन देखिए तो उसके ऊपर लिखा हुआ है देश का नमक, एंड पीपल आर बाइंग इट बिकॉज क्योंकि दे हैव अ फीलिंग कि आई एम अ सिटीजन ऑफ माई नेशन और मेरे राष्ट्र का नमक है, मैं तो खाऊंगा, ठीक है ना? तो उसकी सेल ज़्यादा है। आप दूसरा एग्जांपल लेके चलिए अमूल का, जी। द टेस्ट ऑफ इंडिया, मेरे भारत का स्वाद। तो यहाँ पे लोग क्या है, कॉन्सेप्ट ले रहे हैं आपसे। यहाँ पे लोग क्या है, स्टोरी ले रहे हैं आपसे, ठीक है? और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, एवरी होम मेक्स अ स्टोरी एंड एवरी एवरी स्टोरी मेक्स अ होम। तो ये सब चीज़ें क्या है, तो लोग बेसिकली क्या है, अब कहानी को खरीदना और उसको अपने जीवन में उतारना और उसके जैसा बनना पसंद करते हैं। तो दिस इज़ द रियल स्टोरी। और एक बहुत सारी चीज़ें मैं बताने लगूंगा तो ये इट्स अ लॉन्ग आर्स 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 डिस्कशन। बट फिर भी एक चीज़ बोलूँगा कि लोग भी ना आपसे आपकी स्टोरी जानना पसंद करेंगे। आज नहीं, बिकॉज यू आर इन टू इन स्ट्रगल, आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट द डे विल कम when you will be on the top, then people will come to you and ask, tell me the story of your success. They don't want to see the आपके पैर के छाले कोई नहीं देखेगा, बट वो ये देखना ज़रूर पसंद करेंगे कि आप हमें ये बताओ कि आपने ये सफलता ली कैसे है। वो कहते हैं ना कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैव अ पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज़ अ सक्सेसफुल एंडिंग। तो स्टोरी हर जगह है और लोगों को बड़ी अट्रैक्ट करती है। और मेरा लाने का सिर्फ इतना पर्पस था कि आज के सिनेरियो में स्टोरीज कहीं ना कहीं हमारी लाइन से स्किप होती जा रही है। पीपल आर नॉट लुकिंग द लव रिबॉन्डिंग बिटवीन द टू ब्रदर्स। आज दो भाई अलग हो रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर एक स्टोरी ये भी है कि एक भरत और राम का भी प्यार था आपस में, देयर इज अ स्टोरी, ठीक है? एक लड़की पहले ये ख्वाब देखती थी, छोटी होती थी कि मेरा घर बसेगा। उसके परिवार वाले भी नहीं बोलते थे इसका घर बसाना है, उसके घर की स्टोरी है। बट आज वही लड़की, अगर उसका घर बन रहा है तो देर इज़ अ नेगेटिव स्टोरी, बट इट इज़ वेरी सर्कुलेटेड वायरल ऑन सोशल मीडिया कि वो अपने ही पति के 15 टुकड़े कर रही है। सो अगर फिर ये क्या चीज़ है, इसका मतलब कि वो ड्रीम नहीं था, वो स्टोरी नहीं थी, वो कॉन्सेप्ट नहीं था। और अगर ये कॉन्सेप्ट है तो फिर ये क्या है? सो आज उन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर बाइंग अ होम ना, देन यहाँ पे चलिए एक चीज़ और बोलता हूँ। आप चाहे किसी डेवलपर से ले लो अपार्टमेंट, या बिल्डर से कोई फ्लोर ले लो, आप मकान ले रहे हो, घर आप बनाओगे। घर आप कैसे बनाओगे? आप अपने भाई के प्रति एक्स्ट्रा प्रेम दिखाकर, ठीक है, कुछ सेक्रीफाइस करके, एक स्टोरी के साथ। यस, एक स्टोरी के साथ, ठीक है ना? और एक स्टोरी क्या होती है, अब स्टोरी आप ये भी लेके चलो, एक माँ और बेटे की रिबॉन्डिंग जो बनती आई है, एंड यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। एंड बेटी और फादर की, यू आर द बेटर एग्जाम्पल, जी। ठीक है ना? आपका भी है। मैंने, मेरी मुलाकात आपसे पहली बार हो रही है, बट आई एम अज्यूमिंग कि ऐसा होगा। भाई भाई की, बहन बहन की, और माँ और बेटे की, और फादर और बेटे की। तो ये दीज आर दी स्टोरीज। एंड ये रिलेशन ऐसे हैं जो हम चाहते हैं कि इनको कभी तकलीफ ना पहुंचे। तो एक स्टोरी, हम सक्सेसफुल स्टोरी क्रिएट करेंगे ना, तो एक टाइम पे एक वो फीलिंग आएगी कि यस ही इज माय ब्रदर। फादर को फील होगा कि यस द गर्ल हु इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, शी इज माय डॉटर। वो अपने आप को प्राउड फील कराएंगे, ठीक है ना? ऐसे ही जब एक लड़का सक्सेसफुल होता है तो वो मदर को भी लगता है, एंड उनका सेक्रीफाइस, त्याग बच्चों के पीछे। सो स्टोरी, लोग स्टोरी ही खरीदना पसंद करते हैं। अदरवाइज तो मकान तो बिक ही रहे, लोग ले रहे हैं और डेवलपर बेच रहे हैं। यू हैव टू मेक योर ओन स्टोरी, ठीक है ना? दैट इज द रीजन होम कनेक्टेड स्टोरीज जो आपके घर को एक्चुअल घर बनाती हैं। वो कहते हैं ना कि लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं, और हम जिस घर में रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। तो दीपक जी, ये थी आपकी इंस्पायरिंग जर्नी। मैं कहना चाहूंगी जिसे हर किसी को ये समझने में मदद मिलेगी कि कैसे डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ अपने गोल्स को अचीव किया जा सकता है। अब मैं बात करना चाहूंगी प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सबसे पहली चीज क्या चेक करना चाहिए, किसे ध्यान में रखना चाहिए?
देखिए, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को बाय करने का डिसीजन लेने वाले हैं तो अभी मैंने अभी बताया था कि एक सबसे पहले आप चेक करें प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। बट उससे पहले भी आप ये देखें कि जितना अमाउंट आपके पास है उस अमाउंट में आप किस एरिया में कौन सी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप डेवलपर का चेक करिए कि उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट आया या नहीं आया, देन लाइसेंस आया या नहीं आया, और रेरा कब तक एक्सपेक्टेड है। रेरा बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जैसे बैंक्स के ऊपर RBI काम करती है, इंश्योरेंस के ऊपर SEBI काम करती है, तो रेरा के आने के बाद लोगों को बहुत थोड़ा सा रियायत मिली है। ठीक है, कि अगर आप रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, रिस्पेक्टर ना के बराबर होता है, कम होता है। तो कुछ इन चीज़ों को देखें, अदरवाइज तो दिल्ली NCR रहना आने के बाद देखिए नन ऑफ एग्जाम्पल इज अवेलेबल, कोई ऐसा है नहीं। ठीक है ना, तो आप इन चीज़ों को बॉदर करें कि आप की पॉकेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी कौन सी है, उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, और कब कब अप्लाइड है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से फिर ये चीज़ देखें आप। सर, आज के टाइम में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेना इज द राइट आंसर, और या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज द राइट डिसीजन? देखिए, ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर। ठीक है, आप अगर तुरंत शिफ्ट होना चाह रहे हैं, अगर आपका फर्स्ट होम है, ठीक है, और आपको तुरंत शिफ्ट होना है बिकॉज यू आर पेइंग ए हैंडसम अमाउंट ऑन द रेंट, ठीक है, तो आप यू गो फॉर द RTM प्रॉपर्टी, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। बट इफ योर पर्पज इज, इफ योर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द इनकम, इनकम मीन टू से कि व्हेन द प्रोजेक्ट इज ऑन द इनिशियल स्टेज तो प्राइजेस में फ़र्क होता है। ठीक है, एंड जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो प्राइजेस में फ़र्क होता है। तो कुछ इन्वेस्टर टाइप के लोग होते हैं, ठीक है ना, तो वो जब एंटर करते हैं तब प्रॉपर्टी का प्राइस लेस होता है, और जब वो प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है तो वो फिर उस हाईएस्ट अमाउंट को इंजॉय करते हैं, क्योंकि उस समय फिर वही लोग एंटर करते हैं जो इनिशियल स्टेज पे नहीं आते। तो वो जो मार्जिन होता है, जितना गैप आया होता है जब आपकी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि इनिशियल स्टेज पे थी और आज जो रेडी टू मूव इन पे है, तो वो जो गैप है वो इन्वेस्टर की एक्चुअल इनकम होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो एट प्रेजेंट क्या है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने घर में रह रहा हूँ, मेरा सेकंड होम है, या फिर मैंने खाली अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से की है, तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाइए। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट होम है, बेसिक प्रायर रिक्वायरमेंट अभी आपकी अपना घर लेने की है, तो आप RTM प्रॉपर्टी पर ही जाएँ, रेडी टू मूव पे जाएँ। उसमें रिस्क फैक्टर कम है, तैयार है, रजिस्ट्री हो गई, आपको मिल गया, अगर आपने रहना शुरू कर दिया तो यू गो विद द ओनली RTM प्रॉपर्टी। सर, अक्सर सुना जाता है कि जो बिल्डर्स होते हैं वो हिडन चार्जेस लेते हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, हिडन चार्जेस मेरा मानना ये है कि दैट टाइम हैज़ गॉन अवे। ठीक है, जब डेवलपर्स और बिल्डर्स को लेकर ये थॉट प्रोसेस हुआ करता था कि हिडन चार्जेस लेते हैं, ठीक है, भाग जाते हैं, नहीं देते हैं। बट आप देखिए पीछे 5-6 साल का एग्जांपल लीजिए। ठीक है, 2014-16, मेरे हिसाब से 2016-17 में रेरा इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसके बाद कोई रेयर एग्जांपल ही होगा। ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसा खास एग्जांपल नहीं है कि आप कोई डेवलपर ने आपसे चार्जेस लिए हों, ठीक है, या आपको प्रोजेक्ट हैंड ओवर ना किया हो। लेकिन फिर भी आज की डेट में क्या है कि पहली बात तो कस्टमर बहुत अपने आप में एजुकेटेड है। ठीक है, दूसरा, डेवलपर के ऊपर भी ये बाउंडेशन है कि आप पहले अपने चार्जेस को क्लियर करें। ठीक है, दिस इज योर बेसिक प्राइस, ठीक है, दिस इज योर EDC चार्जेस, ये आपके IFMS चार्जेस होंगे, और आप उनके देखिए प्राइस लिस्ट के ऊपर सारा कुछ लिखा होता है। ठीक है ना, जी। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में तो ऐसा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हाँ, यस ऑफ कोर्स, अगर कोई कस्टमर, ठीक है ना, इंटेंशनली अपने मन से प्री लॉन्च प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो यस ऑफ कोर्स देयर विल बी अनदर चार्जेस। जब उनका लाइसेंस आएगा या जब उनके रेरा आएगा तो उसके बाद वो फिर डेवलपर डिस्क्लोज करते हैं। अदरवाइज जो अभी प्रोडक्ट रेरा अप्रूव्ड है उसमें डेवलपर की भी जिम्मेवारी होती है कि वो जो अपने चार्जेस हैं वो एक प्राइस लिस्ट, कंप्लीट प्राइस लिस्ट होती है, उसमें सारा कुछ मेंशन होता है। तो ऐसा सच है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हाँ, बट येस ऑफ कोर्स इफ देर इज समथिंग चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी या कोई प्राइस ब्रैकेट में कोई फर्क आया है तो वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक डेफिनेशन के साथ कस्टमर को अपडेट किया जाता है और फिर कॉल की जाती है सर, डिमांड की। दिल्ली NCR में फ्लैट लेना इज मोर बेनिफिशियल या फिर इंडिपेंडेंट फ्लोर या बिल्डर फ्लोर लेना? देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने और इससे बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, लैंड इज़ लीगेसी। एक हमारे ना लैंड खरीदने से पहले ना मार्केट क्या बोलती है ये सेकेंडरी फैक्टर है।
फर्स्ट फैक्टर है कि आपके पूर्वज क्या बोलते थे कि दादा खरीदे और पोता यूज करे, ठीक है। तो आज भी लोगों के मन में ना माइंडसेट ये होता है कि नहीं नहीं दीपक जी लैंड बताओ, बिकॉज लैंड इज अ लीगेसी। और लैंड की जो फुल फॉर्म होती है, लैंड ऑलवेज अप्रिशिएट नेवर डिप्रिशिएट। तो सपोज करो आज आपने एक्स अमाउंट की ली है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी जेड आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो सबसे पहले आप लैंड पे जाएं, ठीक है। बट लैंड की कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, इट्स अ वेरी कॉस्टली। अगर मैं आज फरीदाबाद की भी बात करता हूँ तो एक अच्छी लोकेशन के ऊपर 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। अगर आप लैंड नहीं बाय कर पा रहे हैं, देन यू गो विद द फ्लोर। फ्लोर में क्या होता है कि आप मतलब ग्राउंड प्लस 2 का ऑप्शन है, या ज़्यादा तो 3 का है। तो यू हैव टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग ओनली विद 3 और 4 योर नेबर्स, अगर आप लेते हो तो, ठीक है। उसके बाद आप जाएं फ्लोर के ऊपर, क्योंकि फ्लोर अपार्टमेंट से थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा आपको। अगर फ्लोर भी नहीं ले पा रहे हैं, आपका बजट नहीं है, ठीक है, बहुत ही इकोनॉमिकल जा रहे हैं, देन यू हैव टू गो विद द अपार्टमेंट। तब आप अपार्टमेंट, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कि पहले आप लैंड को प्रेफर करें, सेकंड आप फ्लोर को प्रेफर करें, थर्ड फिर अपार्टमेंट पे जाइए। सर, जो पहली बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोई कॉमन मिस्टेक वो जो हमेशा करते हो उसको अवॉइड करने के लिए? देखिए कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो ना, तो सबसे पहले आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। कॉमन मिस्टेक में मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार हम किसी चीज़ को लेकर ना बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इफ एनी प्रॉपर्टी फ्रीज बाय यू ना, आप फिर भी 12 घंटे का टाइम ले लीजिए, ठीक है। आप देखिए टाइटल क्लियर है प्रॉपर्टी का, डेवलपर का प्रोफाइल ठीक है, पेपर ओके हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, देन यू गो विद दैट प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजन, ठीक है। कॉमन मिस्टेक में यही आती है कि कई बार हम पेपर देखने में लापरवाही कर जाते हैं, ठीक है, या फिर हम एक ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कई बार ये फैक्टर भी आ जाता है। या फिर हमें लगता है कि नहीं, हम जिसके साथ हैं, ठीक है, कई बार हम उसकी क्रेडिबिलिटी चेक नहीं कर पाते। आप जिस व्यक्ति के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, जिस कंसल्टेंट के, उसके पास भी रेरा होना चाहिए, ठीक है ना। तो मार्केट में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मतलब इन सब चीज़ों को यू हैव, बिकॉज क्योंकि हम एक चीज़ बोलते हैं, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर हार्डेस्ट मनी, जो जीवन भर जोड़ा है वो किसी को देने वाले हो आप। तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ इन 2-3 चीज़ों को ज़रूर चेक करना चाहिए। दीपक जी, अगर रीसेल प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए रीसेल, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करने जाएं, सबसे पहले तो जो आपके सामने कस्टमर है, सबसे पहले आप उसके पेपर देखें, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी जिस जिस शख्स से आप बात कर रहे हो, ठीक है, क्या ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे है। इफ पेपर्स आर ओके, इफ यू आर लुकिंग ऑल द पेपर्स आर अप टू द मार्क, देन आप उसके पीछे की चेन देखिए, ठीक है। उसके अलावा एक अहम क्वेश्चन आज मतलब मैं सजेस्ट करूंगा ये भी पूछें। अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी किसी सीनियर सिटीजन के नाम पे है, तो एक सवाल आप उनसे ये भी पूछिए कि क्या किसी के नाम पे विल तो नहीं कर रखी है आपने, ठीक है। आइडली विल लोग छुपा लेते हैं या कई बार नहीं बताते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो चाहकर नहीं बताना चाह रहे, बट जाने अनजाने में कल को वो एक कॉम्प्लिकेशन का रीज़न बन सकता है, क्योंकि विल जिसके नाम पे होगी वो फिर कोर्ट में स्टे और कई चीज़ें हो जाती है। कई बार क्या है कि बच्चे नहीं हैं यहाँ पे, ठीक है, ओनली पेरेंट्स आर स्टेइंग इन देयर होम अलोन एंड चिल्ड्रंस आर वर्किंग एंड एंजॉइंग देयर लिविंग लाइफ इन आउट ऑफ इंडिया। तो ऐसे में एक बार आप उनसे ये भी एक बार डिस्कस कर लें, ठीक है। और वो क्या फीडबैक देते हैं, तो एक बार अगर आप कोर्ट में पटवारी को भी बता देंगे, तो वो भी आपको क्लैरिटी दे देगा कि इफ दिस अपार्टमेंट और दिस फ्लोर और दिस लैंड इज अप टू द मार्क टू बाय और नॉट, तो वो भी आपको क्लियर कर देंगे। तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों का आप ध्यान रखें जब आप सेकेंडरी मार्केट पे जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट प्राइमरी मार्केट में तो क्या है कि डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल। आप उसका प्रोफाइल उसके ऑफिस में जाके ही देख लोगे, ठीक है, एंड देयर आर लॉट ऑफ आरम्स, दे आर गिविंग यू द डिटेल प्रेजेंटेशन ऑफ देयर प्रोजेक्ट, तो उनके आरम्स भी रिस्पॉन्सिबल ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है। बट सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या होता है कि ओनली यू एंड योर सेलर इज अवेलेबल, सिर्फ डायरेक्ट टू आप, डायरेक्ट हाँ, कॉन्टैक्ट। सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो उसमें तीसरा लोग कोई होता नहीं है। और रही बात आजकल की गारंटी की ना, तो आप देखो गारंटी भी कोई नेबर वगैरह देते नहीं है, ठीक है, कोर्ट में कोर्ट वाले ही साइन कर देते हैं। तो यू हैव टू बी मोर क्योर अबाउट दिस कि आपको थोड़ा सा वहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आप चीज़ों की क्लैरिटी करके चलें आप। सर, मैं इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर अब सवाल करना चाहूँगी। इन्वेस्टमेंट के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना बेहतर है या फिर रेजिडेंशियल?
देखिए कमर्शियल आइडियली लोगों को ऐसा लगता है कि कमर्शियल ज़्यादा चलता नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगा कि कमर्शियल ओनली द सिंगल वर्ड, ठीक है, जिसके लिए हम डे वन से एफर्ट करते आ रहे हैं, ठीक है ना। द मनी, मनी को आप कमर्शियल बोल सकते हैं। अगर मैं गुड़गांव की बात करता हूँ तो आप गुड़गांव में देखिए ब्रिस्टल, आपने होटल देखा होगा सिकंदरपुर, ठीक है, एंड इफ्को चौक तक लेफ्ट हैंड इट ऑल आर कमर्शियल एंड दे ऑल आर रनिंग, दे आर गेटिंग, यू नो, द इन्वेस्टर दे हैड इन्वेस्टेड a huge amount in the commercial, they are getting highest returns, highest, and even lease guarantee भी वो ले पा रहे हैं। तो नाउ द सेम इज गोइंग टू बी हैपन इन फ्यू ऑफ द एरियाज जो कनेक्टेड एरियाज हैं गुड़गांव के। आप फरीदाबाद को लेके चलो, फरीदाबाद में भी आप जहाँ से भड़कल चौक शुरू होता है एंड बदरपुर तक सारे कमर्शियल प्लान है। तो आप कमर्शियल में भी कर सकते हैं, रेजिडेंशियल में भी कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा फिर वही चीज़ प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। लेकिन मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको बोलूँगा कि अगर हो सके तो रेजिडेंशियल में जाएं, क्योंकि और रेजिडेंशियल में भी लैंड में जाएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात है। इन्वेस्टमेंट मीन्स यू आर गोइंग टू बाई योर सेकेंड होम, यू आर गोइंग टू बाई योर सेकेंड ड्रीम होम। तो उसमें क्या है, उसमें आपको दो तीन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। फर्स्ट है कि क्या कोई शहर नया डेवलप हो रहा है, या कोई ऐसा शहर है जिसके अंदर हाफ ऑफ द डेवलपमेंट ऑलरेडी हैज़ बीन डन एंड हाफ इज नाउ प्रपोज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, अब जैसे मान लो नए शहरों की अगर बात करूं जो बिल्कुल जीरो से डेवलप हो रहे हैं, जैसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, ये कौन सा है, धुलेरा है, ये जीरो से शुरू हो रहा है। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोवा है, जीरो से डेवलप हो रहा है, आप उसको ये भी कह सकते हो कि गोवा के अंदर न्यू गोवा या एनसीआर ऑफ गोवा, लोग ऐसे भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। आप रुद्रपुर कर सकते हो, रुद्रपुर में हाफ ऑफ द डेवलपमेंट हैज़ बीन डन, ठीक है। आज आपको वहाँ पे 40-50 हज़ार रुपये का प्लॉट मिल जाएगा, बट इट इज़ डैम श्योर 2 साल के बाद आपको वहाँ नहीं मिलेगा। सो आपको ये देखना है कि डेवलपमेंट किस स्टेज पर है उस शहर के अंदर, या वो पूरा शहर ही डेवलप हो रहा है स्टार्टिंग से, ठीक है, या वो 50% डेवलप हो चुका है। क्योंकि देखिए जहाँ पे 100% डेवलपमेंट है, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू पे अ ह्यूज अमाउंट फॉर बाइंग द प्लॉट। आप फिर उस वही रेट देंगे जो रेट वहाँ पे उस डेवलपमेंट का है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं इसको ऐसे देखता हूँ। सर कौन से एरियाज दिल्ली एनसीआर में फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से बेस्ट माने जा सकते हैं? देखिए अगर मैं नोएडा और गुड़गांव की बात करता हूँ तो दे आर टू कॉस्टली, ठीक है। आज 35 करोड़ मिनिमम अपार्टमेंट की मैं बात करूँ, द डेवलपर दे आर न्यू इन गुड़गांव, दे आर नॉट न्यू इन कंस्ट्रक्शन, दे डेवलप लॉट ऑफ प्रोडक्ट इन द डिफरेंट सिटीज़, ठीक है। बट गुड़गांव में नहीं है, बट फिर भी वो 35 करोड़ का पेंट हाउस लेके आ रहे हैं, ठीक है। और 100 करोड़ और 250 करोड़ का अपार्टमेंट गुड़गांव में बिक चुका है। तो ये तो बियॉन्ड आपका पॉकेट फ्रेंडली हो गए, ठीक है। और सेम इज़ गोइंग टू बी, सेम इज़ हैपनिंग इन नोएडा ऑल्सो। बट एक ऐसा शहर है आपका एनसीआर के अंदर फरीदाबाद, जो किसी रीज़न की वजह से, हालांकि सारी ग्रोथ होनी थी फरीदाबाद में थी, बट आज आप देखो फरीदाबाद के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो आप, क्योंकि मेजर डेवलपर्स आर कमिंग टू फरीदाबाद। ऑल द कमर्शियल दे आर लाइक दे आर ऑपरेशनल इन गुड़गांव, दे आर कमिंग टू फरीदाबाद, ठीक है। एवरी सेकेंड कस्टमर, एवरी सेकेंड इन्वेस्टर और कस्टमर कमिंग टू फरीदाबाद। क्यों? क्योंकि अभी इकोनॉमिकल है, दे आर लुकिंग ब्राइट फ्यूचर। आज अगर 2 लाख रुपए लगाते हैं और कल 3 साल बाद 4 लाख रुपए मिल जाएं, तो ये भी एक स्मार्ट इनकम है, ठीक है। हार्डेस्ट इनकम तो लोग 8-10 घंटे करके कर ही रहे हैं, बट एक स्मार्ट इनकम भी ज़रूरी है। तो फरीदाबाद इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप इकोनॉमिकल चीज़ें हैं ले सकते हो, बना सकते हो। अभी डेवलपमेंट शुरुआत हुई है, ठीक है, क्योंकि मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे है, एफएनजी है, आपका मंजावली है, ये सारी चीज़ें जिस दिन कनेक्ट एक दूसरे हो गई तो, और दूसरा जेवर एयरपोर्ट है, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि 2026 में ये पूरा हो जाएगा, तो एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो अभी फरीदाबाद को आप प्रेफर करिए, फरीदाबाद। और देखो मैं भी फरीदाबाद में ही हूँ, मैंने ही फरीदाबाद में किया है, जबकि मैं गुड़गांव में हूँ। आइडियली लोग मेरे को बोलते हैं कि दीपक जी आपने 6 साल गुड़गांव में दिया, तो 6 साल आप गुड़गांव में ही करते हैं, बट गुड़गांव इज़ टू कॉस्टली। अगर वहाँ आज मैं ऑफिस खोलता हूँ तो मेरे को 10-15 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा। बट फरीदाबाद में मैंने जब ऑफिस ओपन किया तो मेरे पास 7 लाख रुपए थे, तो मैंने उसी से ही एक स्टार्टअप कर लिया। तो अभी फरीदाबाद को आप देखिए, और फरीदाबाद आने वाले टाइम का देखो, ग्रेटर फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर न्यू गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा के अंदर ग्रेटर नोएडा, तो सेम इज़ नाउ इन आपके फरीदाबाद, फरीदाबाद के अंदर ग्रेटर फरीदाबाद। तो जो अपडेटेड वर्जन है
आप उसमें जाए ना। अब हम कोई सेल भी लेने जाते हैं सेल फोन, तो ऐसा तो नहीं है कि हम ओल्ड वर्जन ले लेते हैं, हम अपडेटेड पे जाते हैं। सो इफ अपडेटेड सिटी इज कॉलिंग टू यू दैट के लॉट ऑफ थिंग्स, the things you are looking in Noida and Gurgaon, same things are in फरीदाबाद। तो फरीदाबाद इज आल्सो डेवलपिंग यस नाउ। यस यस यस, आने वाले टाइम का आप देखो, मतलब ग्रेटर फरीदाबाद तो अपने आप में है ही, और हर अपने आप में फरीदाबाद विटनेस करेगा खुद को। सर कई बार इसको फियर होता है कि प्रोजेक्ट डिले ना हो जाए, या अगर प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो गया तो इससे बचने का क्या तरीका है? देखिए, फिर मैं यही बोलूँगा, दैट टाइम हैज़ गॉन अवे, बिकॉज क्योंकि रेरा की गाइडलाइंस है, और टाइम पे ना प्रोजेक्ट पूरा करने से आपको गवर्नमेंट से भी एक सब्सिडी मिलती है, ठीक है। उस सब्सिडी का हर डेवलपर फ़ायदा उठाना चाह रहा है। यहाँ पे दो तीन बातें मैं आपको बोलूँगा। देखिए, मेजर डेवलपर्स आर कमिंग टू फरीदाबाद, वो कभी नहीं चाहेंगे हमारा प्रोजेक्ट लेट हो, बिकॉज क्योंकि एक प्रोजेक्ट हिट हो गया ना, डेफिनेटली दे कम अप विद सेकेंड हैंड बैंक और उसको पूरा करेंगे, क्योंकि वो एक पूरा कर दोगे ना टाइम से तो लोगों का ट्रस्ट आ जाता है। तो ये जितने भी नए डेवलपर हैं ये टाइम से ही पूरा करेंगे, ठीक है। दूसरा, हर डेवलपर ये चाहता है कि जो गवर्नमेंट से सब्सिडी हमें मिलनी है हम उसे अवेल करें, और ये छोटी मोटी नहीं होती, सीआर्स में होती है। इफ यू आर कंप्लीटिंग योर प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन गिवन बाय द गवर्नमेंट और गिवन बाय द रेरा, ठीक है ना, तो आपको सब्सिडी मिलती है, और हर कोई चाहता है उस सब्सिडी को बचा लें। तो और फरीदाबाद में एक दो डेवलपर्स ने बचाई भी है अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग में। 4 साल का टाइम होता है, 3.5 साल में प्रोजेक्ट दी है, तो वो सब्सिडी बची है। पीपल आर हैप्पी, दे आर गेटिंग देयर होम्स बिफोर द टाइम, एंड डेवलपर्स आर आल्सो हैप्पी बिकॉज दे आर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ तो द ये बायर्स के लिए फियर नहीं, अब जो डेवलपर्स हैं उनके डेवलपर लिए के फियर लिए। है। देखिए मैम, रेरा का शिकंजा बड़ा टाइट है, रेरा टाइट है अपने आप में, ऐसा नहीं है। ये कस्टमर्स के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत है, ठीक है। तो आप इस पे जाएं, और अभी डेवलपर्स जो हैं, देखो वो माइंडसेट नहीं है पहले वाला। देखिए होता क्या है ना, कि अगर आपको हम ये लिख दें कि यू आर अंडर दी सीसीटीवी सर्विलेंस, चाहे भले ही पीछे वायरिंग ना हो, आपको एक डर तो है ना कि आपको कोई नोटिस कर रहा है। सेम इज हैपनिंग विद द डेवलपर्स। पहले उनके ऊपर कोई नहीं था, वही ऊपर थे, अब उनके ऊपर एक बॉडी बैठी है, तो एक डर है। और वो डर किस चीज़ के लिए है? फॉर दी वेलफेयरनेस, फॉर दी कस्टमर्स, दे आर लुकिंग प्रॉपर्टी, एंड दे द प्रॉपर्टी सिमिलर लाइक यू, जो आपके पास है। तो डेवलपर को अब डर है कि मेरे ऊपर भी कुछ है। सर लास्ट में एक मैसेज हमारे यूथ के लिए, और आपने इतनी अच्छी अपनी इंस्पायरिंग जर्नी बताई है, तो एक लास्ट मैसेज जो हमारी यूथ को जानना चाहिए, इंस्पायर करे, जो अपने गोल्स के लिए वो फोकस हो पाए। देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे, दे आर लॉट ऑफ पीपल, दे आर लैकिंग के उनको कोई अच्छा लीडर मिल जाए ना, तो अपनी ज़िंदगी अपनी तो बदलेंगे, साथ ही साथ दूसरों की भी बदलेंगे। तो रियल एस्टेट में क्या है कि एक दो चैलेंजेस हैं जो बड़े कॉमन चैलेंज है। जैसे आइडियली लोग पैसे नहीं देते हैं, ठीक है, देते हैं तो आधे देते हैं, आधे रोक लेते हैं, ठीक है, कि भाई अगला काम होगा तो ये दे देंगे, फिर थोड़ा सा रोक के चलते हैं। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप रियल एस्टेट के अंदर अपना करियर ब्राइट बनाना चाहते हो ना, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसी को सॉल्यूशन बनाओ आप। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। एक व्यक्ति जिसका 3 साल से काम ही नहीं चल रहा था, ठीक है, लोन भी बहुत सारे लिए, लाइबिलिटी भी सिर पे आ गई, बट फिर भी काम नहीं चला। तो वो किसी एक अपने जानने वाले के पास गए, तो उन्होंने कहा भाई मेरे को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा 5 लाख रुपए का और लोन ले लो। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास ऑलरेडी इतने लोन हैं, जो मेरे पास अपनी कैपिटल थी मैं वो भी इन्वेस्ट कर चुका हूँ, बट मेरा बिजनेस फिर भी नहीं चल रहा है, और आप कह रहे हो लोन ले लो। तो उन्होंने कहा एक बार मान लो, जब आपने पूछा ही है। तो उन्होंने 5 लाख रुपए का लोन लिया, और वो अपना शहरों में घूमने लग गए। शहरों में घूमने लग गए, तो उन्होंने जब नाइट स्टे करते थे होटल में रुकते थे, तो होटल में उन्होंने देखा कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आप समझ ही गई होंगी मैं किन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओयो के ओनर हैं वो सर, ठीक है मैम। तो उन्होंने देखा क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने प्रॉब्लम को ही सॉल्यूशन बनाया। आप सॉल्यूशन ढूंढने मत जाइए, आप सॉल्यूशन बनकर जाइए। सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा आपको। इफ यू आर अ सॉल्यूशन ना, इट इज डैम श्योर यू आर गिविंग अ बेटर सॉल्यूशन टू अदर्स। द पीपल दे आर इन ट्रबल, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। किसी को देखो इनविटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को फॉलोअप की हो सकती है, ठीक है, किसी को डील बनाते समय पैसों के समय इशू होते हैं। इफ यू आर अ गुड लीडर, लर्न टू द टीम,
ठीक है, उनको आप बताएं कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, और पैसों में ठीक रहें, बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा ना, बातों की कोई वैल्यू नहीं है ज़िंदगी में। जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है ना, वो पैसा है। तो रियल एस्टेट की प्रॉब्लम क्या है, पैसे मिलते नहीं है, मिलते हैं तो पूरे नहीं मिलते, तो वो एक स्ट्रगल चलता रहता है। आप जिसके जो पैसे हैं वो पूरे दीजिए, और वो जो है ना, आप देखेंगे कि आपको उसमें आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। आई मीन टू से, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, द बिगर प्रॉब्लम यू आर लुकिंग ना, द बिगर सॉल्यूशन इज विद इन यू। ओनली यू कैन, कहते हैं ना, शीशे के सामने खड़ी हुई है, द पर्सन यू आर लुकिंग ना, वही आपकी जिंदगी बना सकता है। सो ओनली यू आर द वन जो आप प्रॉब्लम को देखकर उसका सॉल्यूशन दे सकते हो। सो बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने आज सिर्फ प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के बारे में ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ जर्नी, चैलेंजेस और लर्निंग्स के बारे में भी इतनी ओपन और प्रैक्टिकल बातें की। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आज का एपिसोड न सिर्फ आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिकल गाइडेंस देगा बल्कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत सारी इंस्पिरेशन देगा। अगर आपके मन में या कोई क्वेश्चन है, चाहे रियल एस्टेट से जुड़ा हो या पर्सनल ग्रोथ से, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, द संगम टॉकीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं रियल स्टोरीज, रियल पीपल और रियल इम्पैक्ट। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और इंस्पायर्ड रहिए।